100-200 करोड़ जो है वो जज के घर में रख करके फंसा देने ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। जहाँ की हम ऐसी व्यवस्था में रह रहे हैं जहाँ कैश फॉर वोट पार्लियामेंट के अंदर होता है, जहाँ सैकड़ों करोड़ रुपया ले करके जो है लोग पार्टी अपनी बदलते हैं, इधर से उधर वोट देते हैं। इस व्यवस्था में कोई ऐसी चीज़ नहीं कि 100-200 करोड़ रखकर किसी जज को फंसाया न जा सके। ये भी हो सकता। सामान्य तौर पर जब कोई आग होती है बहुत जल्दी दमकल आकर के उसको बुझा देता है, बहुत बचा रहता है कि स्थानीय लोग करके, प्रशासन के लोग जुड़े हुए उसको ठीक ठाक करते हैं, घर के लोग ठीक कर लेते हैं। लेकिन जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले में आज तक आग बुरी तरीके से धधक रही है। बार एसोसिएशन से लेकर के, चाहे इलाहाबाद हो चाहे लखनऊ बार एसोसिएशन है, वो उस पर एक अजीब से व्यवहार का माहौल बना दिया उन्होंने। चाहे वो बार काउंसिल का स्तर हो या पूरे हड़तालों की स्थिति अजीब से होती जा रही है। कोई निदान नहीं हो पा रहा है यशवंत वर्मा और उसके बाद खासतौर से जजेस के एटीट्यूड को लेकर के। हमारे साथ हैं एलपी मिश्रा जी, डॉक्टर लालता प्रसाद मिश्रा जी। मिश्रा जी, क्या हमें बताएंगे क्या पूरा ड्रामा हो रहा है? अभी ड्रामा तो नहीं है, मैं इसको एक घटना को, चलिए हम उसको कोर्ट रूम मान लेते हैं। नहीं, कोर्ट रूम भी नहीं मानते हैं ना। ये कोर्ट रूम है ना ड्रामा है, ये एक घटना है जी। मैं कुछ कहूँ इससे पहले मैं कहना चाहता हूँ, न मैं किसी को दोषी मानता हूँ जी, न मैं किसी को निर्दोष मानता हूँ जी जी। लेकिन जो घटनाक्रम है उसमें उसको हम लोगों को संवैधानिक तरीके से और व्यवहारिक दोनों तरीकों से देखना चाहिए। मुश्किल ये है कि एक तरफा देखा जा रहा है। मीडिया अपने तरीके से देखता है, कुछ स्वार्थी लोग अपने तरीके से देखते हैं, निस्वार्थ लोग उसको अपने तरीके से देखते हैं। अब न्यायिक प्रक्रिया में न्यायाधीश का काम तो बड़ा दुष्कर देखिए होता है। लेकिन पहले इस पर ये बता दिए, जो स्वार्थी लोग हैं वो क्या सोच रहे हैं? स्वार्थी लोगों में किसी में स्वार्थ होगा कुछ कि भाई ये करो, ये जज थे, इन्होंने हमको हमारा मुकदमा नहीं किया, हमको हमारा नहीं सुना। यानी आग इलाहाबाद से उड़ी हुई है। देखिए, बिल्कुल साफ बात यह है कि जब तक जांच न हो जाए जी, तब तक मेरा अपना मानना है कि किसी भी वकील के संगठन को यशवंत वर्मा के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। यानी आपके खानदान में ही पूरा विवाद खड़ा हो रहा है। हाँ। इलाहाबाद वाले अलग तरीके से ड्रामा कर रहे हैं। हाँ। यहाँ अलग तरीके से ड्रामा, दिल्ली में ये तो क्या है? वो ये ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे विचार से, क्योंकि देखिए यशवंत वर्मा जी इलाहाबाद में पैदा हुए, इलाहाबाद में बढ़े। मेरा अपना ख्याल है कि वकालत के प्रोफेशन में उनकी 6वीं या 7वीं पीढ़ी होगी जी। अच्छा, 6वीं या 7वीं पीढ़ी होगी। इनके पिताजी भी जज थे। पिताजी एन ब्रह्मा अपियर हुआ उनके सामने लखनऊ में एक आध बार वो बैठे हैं आकर के पुरानी हाई कोर्ट में। जी, जी। बहुत अच्छे निहायत व्यक्ति, क्योंकि यशवंत वर्मा साहब भी जहाँ तक एक जज के रूप में उनकी कभी कोई शिकायत हमको जो है वो कभी सुनने को नहीं मिली। वो निहायत एक अच्छे जज रहे हैं। अब ये घटनाक्रम एक हुआ है जो कि अपने में बड़ा ही बेभत्स भी है, भयानक भयावह भी है, और इस पे विचार करने योग्य भी है। अगर सही है तो निंदनीय भी है। बहुत सारी चीज़ें हैं। मेरे पास एक नज़रिया है। नज़रिया ये है जो मेरे खुद निजी अनुभव के तौर पर, हमने अपना 4 साल पहले एक प्लाट बेच दिया था, तो उस पर मुझे तकरीबन 3 जो मूल वाइट मनी उसका 3.5 गुना ज़्यादा मुझे ब्लैक मिला, और मैं परेशान हो गया था कि उस पैसे का मैं क्या करूँगा। 4-5 साल पहले की बात है। पागल हो गया था, मैं क्या करूँगा, चोरी भी हो जाए किसी को बता भी नहीं सकता था। क्या यही भी तो हो सकता है कि उनके पास 2 तरीके हैं। एक तो ये हो सकता है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के पास ब्लैक मनी आया होगा इस चीज़ बेचने से और उन्होंने वहाँ रख दिया होगा। दूसरा ये हो सकता है उनके किसी स्टाफ ने किसी पैसा आउट हाउस में लगा दिया होगा। ये क्या लगता है? और बिना उसकी छानबीन के आपकी और आपकी बिरादरी यशवंत के ऊपर तेल पानी लेके चढ़ गई। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बिना छानबीन के, बिना इंक्वायरी के कुछ इसमें किसी को कोई स्टैंड नहीं लेना चाहिए, नहीं कहना चाहिए। आप तो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रह चुके हैं। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। हाई कोर्ट का जज जब फैसला करता है तो एक के खिलाफ होता है, एक के माफिक होता है। जी बिल्कुल। प्रधानमंत्री के निर्णयों के खिलाफ भी फैसला करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के भी निर्णयों के खिलाफ फैसला करता है, पॉलिसी डिसीजन को गलत भी करार करता है, उनको अपहोल्ड भी करता है। तो 100-200 करोड़ जो है वो जज के घर में रख करके फंसा देने
ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है जहाँ कि हम ऐसी व्यवस्था में रह रहे हैं जहाँ कैश फॉरवर्ड पार्लियामेंट के अंदर होता है, जहाँ सैकड़ों करोड़ रुपया ले करके जो है लोग पार्टी अपनी बदलते हैं, इधर से उधर वोट देते हैं। इस व्यवस्था में कोई ऐसी चीज़ नहीं कि 100-200 करोड़ रखकर किसी जज को फंसाया न जा सके, ये भी हो सकता है। और जैसा आप कहते हैं कि प्रॉपर्टीज होंगी उनको बेचा होगा, जैसा कि कहा भी जा रहा है, तो उसका ब्लैक मनी होगी, ये भी हो सकता है। तो उसके लिए इनकम टैक्स का इवेजन होगा, जो भी कि हाई कोर्ट के जज को नहीं करना चाहिए, लेकिन उसमें कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं बनता है, खाली इनकम टैक्स की लायबिलिटी बनती है। तो लेकिन यह जब तक इनको देखिए बहुत ख़राब है। एक जानबूझ करके संविधान निर्माताओं ने तो नहीं सोचा होगा कि एक दिन ऐसा आएगा जहाँ किसी जज को, हाई कोर्ट के जज को या सुप्रीम कोर्ट के जज को फंसाने के लिए कोई इस तरह की संरचना करेगा, या कोई हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का जज ऐसा होगा कि जो इस तरह का भ्रष्टाचार के कामों में या गलत कामों में अनबिकमिंग ऑफ जज के रूप में जो है वो लिप्त होगा। ऐसी तो नहीं की। इसलिए स्वतंत्रता को, न्यायिक स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए देखिए 3 चीज़ें हैं। न्यायपालिका आप जानते हैं, विद्वान आदमी है, न्यायपालिका है, कार्यपालिका है और विधायिका है। इन तीनों में अगर सुप्रीमेसी की बात आती है, जहाँ तक कानून बनाने की बात आती है, तो जो विधायिका की है। उस कानून है, जब तक वो गलत नहीं होगा तब तक वो ठीक है। लेकिन इन दोनों के ऊपर अंकुश अगर कोई रखता है तो न्यायपालिका रखती है। तो इसलिए न्यायपालिका को स्वतंत्र होना बहुत जरूरी है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का जज हो, चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, चाहे हाई कोर्ट का जज हो, चाहे स्टेट के हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हो, उसको हटाने के लिए इम्पीचमेंट के अलावा कोई कार्यवाही तो है नहीं, महाभियोग चला दिया जाता है। उसको सस्पेंड करने की भी कोई प्रक्रिया नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो अब लेकिन अगर इसको हटा दिया जाए, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हटा दिया जाए, दरोगा को जो है वो दे दिया जाए, तो दरोगा को रोज हाईकोर्ट बुलाती है, साहब आप ये इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं कर रहा, वो इन्वेस्टिगेशन को डीजीपी पुलिस को बुला, नाराज होकर उसी के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज करा देगा। तो इसलिए एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म सुप्रीम कोर्ट निकाला कि इन हाउस प्रोसीडिंग्स कर ली। अब उसमें कर दिया कि साहब जो FIR नहीं लाज होगी, उसमें ये कर दिया कि साहब अरेस्ट नहीं होंगे। अब इसी में जो है, इसी मामले में यशवंत वर्मा साहब के मामले में 15 दिन तक कुछ हो ही नहीं। तो FIR नहीं हो सकती है, कुछ नहीं हो सकता है। वो दिन बड़ा ही दूभर होगा जब न्यायपालिका की स्वतंत्रता चली जाएगी, वो स्वतंत्र नहीं होगा। वो भी दिन बड़ा दूभर होगा कि जब जनता जनार्दन का जो है विश्वास न्यायपालिका से हट जाएगा। क्योंकि अब भी गाँव में लोग ये कहते हैं हाई कोर्ट तक लड़ाएंगे, करो बदमाशी, देखते हैं क्या होता है। तो नहीं, वो तो फ्रस्ट्रेशन में करते हैं। वास्तविकता ये है कि वो आपके ऊपर कोई विश्वास नहीं करता। नहीं, विश्वास ऐसा नहीं है। अभी विश्वास अगर किसी पे है तो वो राजनीतिक नेताओं से उठ चुका है, वो कार्यपालिका से भी बहुत हद तक उठ चुका है। लेकिन अभी न्यायपालिका में हमारे बहुत विस्तार जाने की जरूरत नहीं, मैं केवल एक घटना से करना चाहता हूँ। यशवंत वर्मा के इस के मामले में लगातार 8 दिन तक खामोशी बनी रही और अलग अलग तरीके से बयान आते रहे, जांच की तैयारी कर रहे हैं, पैसा आ रहा है कि नहीं है, जल रहा है कि नहीं, किसी ने कुछ बताया नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इस सबको एक दोबारा रिविजिट करने की आवश्यकता है। रिविजिट करने की आवश्यकता इसलिए है कि संवैधानिक मेरे विचार से संविधान को संशोधित करना चाहिए और उसमें ये व्यवस्था करनी चाहिए कि जैसे हाई कोर्ट का जज है, एक हाई कोर्ट में आपने जो है उसको ओथ दे दी, तो उसमें ऐसा होना चाहिए, एक बार ओथ दे दी तो दे दी, ये नहीं कि यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया तो वहाँ भी जा करके ओथ लो, उसके बाद हम काम भी नहीं लेंगे, हम ओथ भी एडमिनिस्टर कराएंगे। भाई वो तो यही तो कहती है ना कि आई शैल डिस्चार्ज माई फंक्शन विदाउट फियर और फेवर। When Chief Justice of India has ordered that he shall not be allowed the work, then for what you are administrating those offices is a farce. तो this should have been taken note of. मेरे विचार से जस्टिस यशवंत वर्मा साहब का ट्रांसफर दिल्ली से किया ही नहीं जाना चाहिए और उनको जस्टिस यशवंत वर्मा को वहीं, जब आप जुडिशियल काम ले सकते हैं तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी उनसे ले सकते हैं। उनको कह देते ना आप जुडिशियल काम करेंगे ना एडमिनिस्ट्रेटिव काम। लेकिन मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट की कोलिजियम ने उनको वहाँ से, यहाँ से लखनऊ इलाहाबाद ट्रांसफ़र किया, वो कहते हैं कि हमने जो है इसलिए नहीं ट्रांसफ़र किया कि इस वजह से पहले से चल रहा था, पहले से भी आपने ट्रांसफ़र किया। अब ये घटना हो गई है तो उसमें
कब एक सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम को या जो भी उनकी इन हाउस मैकेनिज्म है उसको एक निर्णय लेना चाहिए और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि इनको आप ज्वाइनिंग टाइम दे दीजिए जब तक हम इंक्वायरी नहीं कंप्लीट करते हैं। जब आप काम नहीं लेंगे तो आप कहें कि वो ओथ एडमिनिस्टर करा रहे हैं उनको, तो क्या होना चाहिए स्पष्ट बताइए। मैं कह रहा हूँ ना कि उनको उसमें ऐसा होना चाहिए था कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करना चाहिए कि जो है वो इनको जो है वो ज्वाइनिंग टाइम दे दीजिए, 1 महीने का, 15 दिन का, 1.5 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, जब तक आप इंक्वायरी खत्म करने की संभावना हो तब तक इनको ज्वाइनिंग टाइम दे दीजिए। तो जांच कौन करे? जांच सुप्रीम कोर्ट करे या नहीं, पुलिस जांच करे? तो सुप्रीम कोर्ट का इन हाउस कर ही रहा है। अब वो जब जैसा पाएंगे फाइंडिंग के हिसाब से रिकमेंड करेंगे, जैसा कुछ होगा, या तो निर्दोष पाएंगे या दोषी पाएंगे तो उसके आगे जो इम्पीचमेंट की कार्रवाई या जो है जैसा भी होगा वैसा करेंगे। लेकिन तब तक क्या होगा? तब तक जो है आपने उनसे कह दिया, एक तरफ आप कह देते हैं वो काम नहीं करेंगे, दूसरी बात आप उनको ओथ इलाहाबाद हाई कोर्ट में ओथ दिलावेंगे कि साहब जो है वो आई शैल डिस्चार्ज माय फंक्शन विदाउट फेयर और फेवर व्हेन द पर्सन हु विल एडमिनिस्टर द ओथ नोज दैट ही विल नॉट बी इन ए पोजीशन टू डिस्चार्ज हिज फंक्शंस। हाँ, किस तरीके से आप शपथ लेंगे? बाप रे बाप, काहे की किस बात की आप शपथ लें? जब आप काम कर ही नहीं सकते हैं तो आप फेयर एंड फेवर के बिना कैसे करेंगे? तो ये तो मूर्खतापूर्ण फैसला है इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट का। बिल्कुल गलत है। वो कोई फुल मैकेनिज्म कोई बनाया ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने। तो लूप होल्स हैं उसमें। इस तरह के लूप होल्स क्यों आप पैदा करते हैं? जब आप एक तो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल आपने इन हाउस मैकेनिज्म बना दिया, ठीक है, वो अच्छी बात है कि एक जो है वो रक्षण होना चाहिए, एक जो है वो कोई फॉल्स इम्प्लीकेशन न करे, कोई फॉल्स प्रोसिक्यूशन न करे, अरेस्ट न हो जाए, इस तरह से छवि धूमिल न हो, स्वतंत्रता जो है वो न्यायपालिका की बनी रहे। तो लेकिन उसको फुल प्रूफ बनाइए आप, उसको परफेक्ट बनाइए, उसको उसमें कोई लूप होल्स न रखिए। इस तरह के क्यों बनाए? क्यों नहीं आप कर सकते हैं? अच्छा, ये इस मुद्दे पर इस तरीके से सोचने के बजाय जो लखनऊ और इलाहाबाद के वकीलों ने जो हंगामा करना शुरू किया है, क्या ये उनका चारित्रिक स्खलन है? मेरे विचार से इस तरह का हंगामा जब तक जांच की रिपोर्ट ना आ जाए तब तक नहीं करना चाहिए। क्या वकील के जो संगठन है वो अपनी दुकान चलाना चाहते हैं या टाइम पास करना है? क्योंकि आप केसेस भी नहीं करेंगे, हड़ताल भी करेंगे। वो देखिए, नेतागिरी तो हर जगह होती है, मौका लग गया तो आपने अपना नेतागिरी करता है। तो मुझे जैसे हमारा देश का अपोजिशन है वैसे, जैसे देश के नेता है वैसे जो है आप पढ़े लिखे, आपसे सभ्यता और सदाचार का अपेक्षा कर दिया होना चाहिए। और नहीं, मैं दूसरी बात कहता हूँ, वहीं वो पैदा हुए, वहीं बढ़े, वहीं वकालत की, वहीं जज करे, तो थोड़ा सा अपनापन भी तो दिखाना चाहिए आदमी को। आप न बोलते, आप कहा जब तक आप ये न पावे कि क्या है, उनके यहाँ से रुपया निकला है कि नहीं निकला है, जो जले हुए निकले हैं वहीं से हुए हैं कि नहीं हुए हैं, या क्या हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ पर्दे के पीछे है तो कुछ जरूर। डॉक्टर एडवी मिश्रा जी, आपसे एक जानकारी करना चाहता हूँ, आपने तो राय बताइए। 31 तक हैं यशवंत वर्मा, और जो लोकायुक्त के भाई हैं वो 30 सन तक हैं, और सुप्रीम कोर्ट में तब तक स्थिति पर नहीं आ सकते जब तक यशवंत को न हटाया जाए। तो क्या एक षड्यंत्र के तौर पर यशवंत वर्मा को फंसाया गया? ऐसा तो मेरा नहीं ख्याल है। ऐसा कोई षड्यंत्र तौर पे तो नहीं, फंसाने की इस तरह की कोई हरकत नहीं हो सकती है। इसमें कहीं न कहीं कुछ न कुछ बात तो है ज़रूर कि क्या है, कैसे है। चूँकि मेरे विचार से जस्टिस यशवंत वर्मा से एक चूक हुई। अगर वो निर्दोष थे तो जैसे ही उनको खबर लगी कि ऐसा हुआ है जी, आग लग गई है, रुपए जले हुए उसमें रखे गए हैं, बरामद किए गए हैं, हमारे नहीं हैं, तो तुरंत किया जाता था। यही प्रश्न हमने अपने निजी सचिव से कहते रिपोर्ट लिखा दीजिए, क्यों नहीं लिखाएगी? मिश्रा जी, यही जज के खिलाफ रिपोर्ट नहीं हो सकती है, लेकिन जज तो रिपोर्ट करवा ही सकता है कि भाई हमारे यहाँ ऐसा हुआ, किया गया। अब नहीं हुई, 14 दिन तक 15 दिन तक कुछ नहीं हुआ, समझ नहीं आए, तो ये सब चीज़ें संदेह पैदा करती हैं। लेकिन अब संदेह में क्या है, जैसा कि आपने कहा कि टैक्स इवेजन है या किसी ने रख दिया है या क्या है, तो ये तो सब इंक्वायरी की बात है। क्या जज से अपेक्षा कैसे कर सकते हैं हाई कोर्ट का कि उसके केसेस पढ़ेगा भी और वॉकिंग भी करेगा और पूरे घर को भी संभालेगा? ये मुमकिन है? अगर मान लीजिए घर में कोई घटना हो गई है तो उसको कैसे? घर में घटना हो गई, लेकिन हमारे घर में घटना हो गई है तो हमको
ये तो मालूम है कि भाई ऐसा हुआ है, हमारा नहीं है। ये तो मालूम होगा कि पैसा अगर है तो हमारा नहीं है, कहीं से रखा गया है, इस तरह से जलाया गया है, जानबूझकर किया गया, तो उसकी रिपोर्ट करनी चाहिए थी। ऐसा इसको लापरवाही के तौर पे देखें या षड्यंत्र के तौर पे देखें? अब मैं ना कह सकता हूँ लापरवाही, ना मैं कह सकता हूँ षड्यंत्र। जब तक पूरे तथ्य न मालूम हो तब तक किसी के बारे में आलोचना करना या कुछ करना या उसको सपोर्ट करना तो उचित इससे नहीं है। अलग करके बातचीत करते हैं। वकील जिस तरीके से इसमें बहुत ज़्यादा आक्रामक भाव में दिखाई पड़ रहे हैं, हाँ। ये उचित है? अब वकील को तो मेरी विचार से जब तक पूरे तथ्य ना आए तब तक रिएक्शन नहीं करना चाहिए। यशवंत वर्मा के मामले में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इस बारे में तो हम लोग बातचीत नहीं कर सकते हैं बहुत खुल करके किसी स्तर पे, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायपालिका ने जिस तरीके से दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहुंचा दिया, उसके बाद वो किस तरीके से शपथ लेंगे कि नहीं लेंगे, उससे सुप्रीम कोर्ट की ये कार्यशैली बहुत अजीब भर्सना के स्तर पे आ चुकी है और बड़ी निंदनीय स्तर पे हो गई है। तो ये हैं डॉक्टर एल.पी. मिश्रा जी। अगली बार के दूसरे मसले पर, के दूसरे स्थान पर और किन्हीं दूसरे लोगों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दुलती कुमार सर को इजाजत दीजिए।